चलिए जी, गुड इवनिंग। डर के माहौल में हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। न्यू बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 है और पुरानी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। आज हमारे पास थोड़ा डर का माहौल है। बीइंग अ टीचर मेरे को आज बड़ा मज़ा आएगा। कर सकते हैं जी। हाँ, अब मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा भाव खाने शुरू कर दूं, आप लोग और सीरियस हो जाओगे। करेंगे करेंगे। आज थोड़ा डर के माहौल में हम क्लास शुरू कर रहे हैं। बनाओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 का रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स लोन है तो वो बना लेना, अदरवाइज कैश बुक बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट। सर प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, अब आप सिलेबस जल्दी जल्दी करवा दो। ओके जी। रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। काश ये डर मैं चाहता था 15-20 दिन पहले भी हो जाता। तो उन्होंने कितने दिन पहले दिया डेट शीट? 15 दिन। अरे यू आर वेरी लकी, 15 दिन पहले उन्होंने दे दी। स्कूल वाले तो हाँ, इनके स्कूल वाले तो देखना 7-8 दिन पहले देंगे। हमारे तो 5 से और मेरे कल पर तुम डर जाओगे, मुकद की आगे तो स्कॉलर्स की आएगी वो तो मुझे पता ही है। हाँ, मुकद तो नेम बोलो जी, पार्टनर्स के नेम बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ABC। और इसके बाद हम बनाएंगे, रियलाइजेशन के बाद बनाएंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। देखो जी, आप लोगों के सामने मैंने एक स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है। अब से जिसकी छुट्टियां होंगी मेरे को बाकियों के खिलाफ भी लेने पड़ेंगे। नहीं, ले चुका हूँ। हाँ, वो कहाँ जा रही हो? नहीं, वो घर पे पढ़ती है। फोन चलो। चलो जी चलो। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली हमारी एंट्रीज क्या होती है रियलाइजेशन वाले चैप्टर में। सारी एसेट्स को ट्रांसफर करो डेबिट साइड पे रियलाइजेशन के। तो कौन कौन सी एसेट्स हैं देखना, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिक्स्ड एसेट, प्रीपेड। और हाँ, बस ये 4-5-6 तरह की एसेट्स हैं। P&L अकाउंट मेरे को बताओगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? जो एसेट साइड दिया हुआ है ये लॉस है। और ये वाली कैपिटल डेबिट साइड पे चली जाएगी जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पहले सारी एसेट्स को ट्रांसफर करवाओ, सारी एसेट्स को ट्रांसफर करवाओ टू डेटर्स। चलो पहले नाम ही लिख लेते हैं, टू डेटर, टू स्टॉक, आगे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर हो गया, टू कंप्यूटर हो गया। फिक्स्ड एसेट्स अलग से दी हुई हैं, टू फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आएंगे, सारी एसेट्स हैं। अमाउंट बोल दो मुझे डेटर्स की। 40,000, 50,000, 2,000। फर्नीचर सिर्फ 2,000 क्या है, बहुत गरीब दुकानदार है। कंप्यूटर 8,000, 41,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000। ठीक है जी, 6 आइटम्स हो गए। उसके बाद देखना क्या आइटम थी, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये लॉस कहाँ पे चला जाएगा, P&L के डेबिट में। रजत, अब आप तीनों फॉर्मेट इकट्ठे बना रहे हो, अब आपने मेरे को कॉपी करना है, अपना नहीं कॉपी करना, ठीक है? 6 आइटम्स हमने लिख ली। 7th आइटम्स है P&L अकाउंट लॉस। जो लॉस है वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओ सॉरी, हाँ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। किसकी है कैपिटल? सी की एसेट साइड है, मतलब लॉस है, मतलब डेबिट साइड 8,000। और उसके बाद टू P&L अकाउंट। हाँ रजत, ये पॉइंट बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले हमें ओपनिंग बैलेंस ही लिखना होता है ना सबसे। मुझे एक बार देखने तो कितने है P&L अकाउंट, 40,000। 2 to 1 करके कितना बनता है, 18, 18। कैसे बन जाएगा यार, 18, 18, 9 तो 45,000 हो जाएगा। ये बनेगा 16, 16 और 8, है ना? 16,000, 16,000 और 8,000। डर के माहौल में कैलकुलेशन गलत होती हुई। ओके, आगे लाइबिलिटी वाली साइड पे आओ। पहले क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, तो मतलब कैश बुक में जाएगा बाय वाली तरफ। मतलब इस बार कैश का बैलेंस जो है माइनस वाला दिया हुआ है। वैसे 2 से स्टार्ट होता है,
नहीं नहीं नहीं, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया ना, कैश का उल्टा। हम जो बैंक अकाउंट नहीं बनाते, तो ये वो है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने? 4,000। देखो आप लोगों के पास चॉइस होती है, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल दो या फिर रियलाइजेशन के। लेकिन हम ना देखो यहाँ पे कैश अकाउंट यानी कि बैंक अकाउंट बना रहे हैं। अब अपने क्वेश्चन में ना अगर आप एसेट साइड पे देखोगे कैश नहीं आया था, एसेट साइड पे देखो नहीं था ना, तो इसका मतलब है हमारा कैश माइनस में चल रहा है ना, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो तो कैश को लिख देंगे इस तरफ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी वाली साइड रियलाइजेशन में। तो इस वाले क्रेडिट साइड है जहां पे लाइबिलिटीज लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन किया हुआ है इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन में लिया है, इसलिए हमारा इनके साथ मैच नहीं होगा, लेकिन लास्ट में आंसर मैच हो जाएगा। हमने यही फंडा लेके चलना है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे दिखाएंगे? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में। ये कैश अकाउंट बोल लो, इसको बैंक अकाउंट बोल लो, एक ही बात है। अगली लाइबिलिटी बोलो। क्रेडिटर्स है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अमाउंट बोलो। 30,000। आगे बिल्स पेबल 6,000। बीज वाइफ पार्टनर कौन है? एबीसी। तो बीज वाइफ तो पार्टनर ना हुई, तो वो यहीं पे आ जाएगी। बीज वाइफ लोन। क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ आया है? उसकी पत्नी तो पार्टनर नहीं है ना। पार्टनर की हिंदी क्या होती है यार? मतलब हिस्सेदार हो गए। हिस्सेदार। पार्टनर को क्या बोलेंगे? चलो सर, साथी। अच्छा, उसके बाद कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल बोलो। ए की भी 70,000 है, बी की भी। चलो जी, अब आ जाओ फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज 32,000। ये दिस। इसकी जर्नल एंट्री सोचो पहले। बहुत बढ़िया। बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो बाय बैंक लिख देते हैं पहले, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बाय बैंक ब्रैकेट में पहला क्या है? स्टॉक है जी 32,000। फिक्स्ड एसेट्स डेटर 40,000। डेटर के बाद फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, वो 40,000 लिखवा दिए, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुई, अभी तो रियलाइजेशन में लिखे ना। बैंक के डेबिट में भी लिखो यही तीनों अमाउंट। बैंक के डेबिट में, बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे क्या? टू रियलाइजेशन। पहली क्या थी? स्टॉक 32,000, फिक्स्ड एसेट्स 45,000, टू रियलाइजेशन डेटर 11,700। स्टॉक के बाद सेकंड आइटम क्या थी? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड डेटर्स। ओके, आगे एडजस्टमेंट नंबर 2। ए एग्रीड टू टेक ओवर द फर्नीचर 1600 एंड ऑल्सो एग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल। हाँ, एक एसेट टेक ओवर कर लिया, एक लाइबिलिटी। एसेट टेक ओवर करने की पहले जर्नल एंट्री सोचो। गलत है, एसेट टेक ओवर करने की। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट लेके जा रहे हैं यार, पैसे तो देगा ना। और पार्टनरशिप में क्या होता है, वो कहते हैं पैसे मेरी कैपिटल में से काट लेना, यानी कि डेबिट कर देना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले ए के डेबिट में लिख दो, टू रियलाइजेशन वर्ड लिख के पहले ए के डेबिट में लिख दो ना। क्या टेक ओवर कर रहे हैं? फर्नीचर। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर। तो ए के डेबिट में आ जाएगा 1600 रुपए, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा 1600। रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल ब्रैकेट में फर्नीचर 1600 रुपए। अच्छा जी, और क्या टेक ओवर कर रहा है? लाइबिलिटी। कौन सी? बिल पेबल। कितने के हैं? 6,000 के। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएगा टू एज कैपिटल ब्रैकेट में बिल पेबल, अमाउंट आ जाएगी 6,000। ये है रियलाइजेशन का डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो ए के क्रेडिट में चले जाओ, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में बिल्स पेबल, ए के खाते में 6,000 पे चढ़ा दिए। इसके बाद बोलो जी। तीसरी नंबर की एडजस्टमेंट है, थर्ड नंबर की। बी एग्रीड
टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, मतलब बी देखा जाए तो लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं। देखो सेम यही की यही एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बीज कैपिटल ब्रैकेट में वाइफ लोन। ये पूरा लिख रहे हो आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट्स? तो वाइफ का लोन यहां से पता चल जाएगा मेरे को 10,000 के। फिर ये बंदा क्या कहेगा पार्टनरशिप फर्म को, मेरे को मेरे पैसे मेरी कैपिटल में ऐड कर देना, तो उसकी कैपिटल में ऐड करने को बोलते हैं क्रेडिट कर देना बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में वाइफ लोन। अमाउंट बोलो, बी में थे ना ये तो। कितनी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है हमारी देखना, 3। चौथी पे आ जाओ। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय सी एट 7,000। तो 10,000 का थोड़ी कुछ करेंगे, 7,000 का ही करेंगे ना। सी टेक ओवर करके जा रहा है। जर्नल एंट्री सोचो, सी डेबिट टू रियलाइजेशन, तो सी के डेबिट में आ जाओ टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब भी एसेट लेके जाएंगे तो उसकी कैपिटल में से पैसे काट लेंगे, क्योंकि बिजनेस की एसेट थी ना, आप घर पे लेके जा रहे हो। क्या लेके जा रहा था? अनरिकॉर्डेड एसेट 7,000 रुपए में। तो कंपनी को फायदा हो गया, कंपनी का फायदा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सीज कैपिटल ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट 7,000। एडजस्टमेंट नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्या दी हुई है। इसको करो इंपॉर्टेंट, मार्क पेपर में आने के चांस है ये वाली एडजस्टमेंट। पहले पढ़ लो एक बार फिर समझाऊंगा। देखो जी, किसी को समझ आती है? देखते हैं। ऊपर वाली 4 ऐसे ही थी, असली ये है। कहां पे लिखा हुआ 5,000 मिल गए? ना कुछ भी बोलते हो दिया आप, ध्यान से पढ़ो एक बार, आराम से पढ़ो। नहीं एक बार पढ़ लो, आपको डिस्काउंट का मतलब भी नहीं पता होगा, पता है आपको? +1 का चैप्टर है वैसे ही। हाँ, बैंक से टाइम से पैसे निकलवा लिए। मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। जब भी हम किसी कस्टमर को सामान भेजते हैं, क्योंकि मेरे को इस टॉपिक के लिए ना कहानी बतानी पड़ती है, वरना ये टॉपिक आएगा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तो जल्दी से मेरे को इस कहानी के लिए आपको हमेशा बताना ही पड़ेगा। आप ध्यान से देखते चले जाओ। +1 का चैप्टर होता था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये कहानी वहां से शुरू होती है। जिसको तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है फिर मेरे को बड़ी आसानी होती, लेकिन मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर शुरू कर रहा हूँ इस एंट्री के साथ। टाइम लगाने का मतलब ये है 2-3 मिनट, पेपर में ये वाली एंट्री आती आती होती है, या तो याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। एक बंदा है सेलर ए, एक है बायर बी। ए ने, सेलर है तो ए ने सामान बेचा होगा या खरीदा होगा, सोचना। ए ने सामान बेचा कुछ 5,000 रुपए का, समझ लो इसकी प्लास्टिक की दुकान है, तो इसने प्लास्टिक के कुछ डस्टबिन उठाए, कोई भी क्रॉकरी उठाई, कुछ भी। बी कहता मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन 3 महीने के बाद। ए कहता मुझे विश्वास नहीं है। बी कहता एक सरकारी कागज आता है जो कचहरी से मिलता है, जैसे समझ लो जिसको आप बोलते हैं स्टैम्प पेपर, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एफिडेविट, कुछ भी गवर्नमेंट पेपर जिसके खिलाफ हम केस भी कर सकते हैं। तो ए कहता मेरे को विश्वास नहीं है, कहते तू ना स्टैम्प पेपर पे या एफिडेविट पे या किसी के एग्रीमेंट पे मेरे को लिख दे, मैं साइन करके दे दूंगा तेरे को, 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो ए ने फिर क्या किया, इसने इसको ना, जिसको आप बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बी के लिए वो बिल, ए के लिए वो बिल रिसीवेबल है क्योंकि पैसे मिलने हैं, बी के लिए वो बिल पेबल है। तो ए ने ना बी को 5,000 का सामान बेचा, साथ में बिल दे दिया, कहता ये बिल है जी 5,000 रुपए का, मेरे को 3 महीने बाद पैसे दे दियो। बी ने, जो ये बायर है, उसने साइन करके वही का वही कागज किसको मोड़ दिया वापस, ए को, क्योंकि यार ए ने पैसे लेने हैं ना, तो प्रूफ के तौर पे लिखत में कौन रखेगा अपने पास डॉक्यूमेंट, ए रखेगा, कि कल को अगर बी मुकर जाए तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना कोर्ट में। ये तो मैंने 5,000 लिखा, एक्चुअल में तो ये 50-50 लाख की ट्रांजेक्शन होती है, तो इसमें कागजी कार्रवाई बहुत जरूरी होती है। तो ए ने वो वाला बिल अपने पास रख लिया ड्रॉर में। अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में कितने टाइम का उधार पीरियड डिसाइड हुआ है? 3 महीने के बाद कौन किसको पैसे देगा? बी ए को देगा। लेकिन इस कागज की ना एक विशेषता है, ये एक तरह से एक चेक होता है। ए के पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे ना एक बैंक बैठा होता है, कोई भी बैंक है, चाहे HDFC बैंक है, चाहे SBI बैंक है, इंडिया के सारे बैंकों को अलाउड होता है
कि अगर जो इसके पास ये बिल रिसीवेबल पड़े, इसके लिए वही बिल रिसीवेबल है, बी उसको बोलता है बिल पेबल। सर बी बिल पेबल क्यों बोलता है? क्योंकि बी ने पैसे देने हैं, इसलिए उसके लिए बिल पेबल हो गया, यानी कि लाइबिलिटी। ए को ये वाले पैसे मिलने हैं 3 महीने बाद, इसलिए वो बोलता है बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब पैसे मिलने हैं, इसलिए इसके लिए पास हो जाती है एसेट्स। है वही बिल, नाम अलग अलग है। अब जैसे आप लोग मुझे फीस देते हो, मैं इसको क्या करता हूं, मुझे फीस मिली है कि मैंने पे की है? मिली है, लेकिन वही के वही 1000 रुपए आप लोगों ने मुझे पे किए हैं। पैसे तो वही है ना, किसी के लिए एसेट है, किसी के लिए लाइबिलिटी है। ऐसे ही बिल है, किसी के लिए एसेट, किसी के लिए लाइबिलिटी। इस कागज का ना, इस बिल ऑफ एक्सचेंज का एक फीचर होता है, आप इंडिया में किसी भी बैंक के पास जाके इसको कैश करवा सकते हो। ए को ना 1 महीने के बाद, अब ध्यान से सुनना कहानी, ए को 1 महीने के बाद पैसों की पड़ेगी जरूरत। ए ने बी को घंटी घुमाई, तो ए ने अपना फोन नंबर में से बी को डायल किया, हेलो बी। कहता हाँ। कहता यार आपने 5000 रुपए देने, पैसे दे जाओ। कहता बिल चेक करो उस पर क्या लिखा हुआ है। तो मैंने बिल चेक किया, यार 3 महीने, अभी कितना टाइम हुआ है? 1 महीना। चल फोन रख। सीधा बेइज्जती। पहले ही दिन डिसाइड हो गया था ना 3 महीने के बाद पैसे दूंगा, 1 महीने के बाद क्यों फोन कर रहे हो? मैंने फिर बी को फोन घुमाया, बी एक काम कर, मेरा 5000 का सामान दे जा, मैं किसी और को भेज दूंगा। 2 गाली। बी को फिर फोन घुमाया, मैं कहा और कोई तरीका बता। कहता बैंक के पास जा, थोड़े से पैसे काटेगा, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। कहता ठीक है। चीज समझ में आई? बी ने उसको एक आगे कहानी घुमा दी। बी कहता मैंने तो सामान यूज कर लिया, मेरे पास सामान भी नहीं है, पैसे 3 महीने के बाद दूंगा। इस दिशा में आई, एक बैंक आया, तो बैंक ने बोला मेरे पास आओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता हूं। बोलो बैंक किसको बोल रहा है ये लाइन? ए को। कितने टाइम के बाद? 1 महीने के बाद। दिया कहानी में अपडेट हो कि नहीं? कौन किसकी प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा है? वो बैंक ए की। तो ए गया तीसरे नंबर पे, पहला नंबर ए था, दूसरा नंबर ए था, तीसरे नंबर पे ए गया बैंक के पास। कहता बैंक बैंक। कहता हाँ हाँ। कहता मेरे पास 5000 का बिल है, ये बिल आप रख लो, मेरे को बदले में थोड़ी डिस्काउंट काट के पैसे दे दो। तो चौथे नंबर पे बैंक ने इसको बोला कि चल यार मैं तेरे से ना 200 रुपए काट लेता हूं, कुछ परसेंटेज होती है, समझ लो 5% है, समझ लो 10% है। तो बैंक ने बोला 5000, मैं तेरे 10% डिस्काउंट काटूंगा। लेकिन कितने महीने पहले ये पैसा निकलवाने जा रहा है? 2 महीने पहले। सोच के देखो सर, 2 महीने कहां से आगे? यार टोटल 3 महीने का उधार पीरियड था, 1 महीना खत्म हो गया। तो देखा जाए जो ए है, ए को 2 महीने पहले पैसे मिल रहे हैं ना, मिलने तो अब 2 महीने बाद चाहिए थे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 महीना खत्म हुआ है। तो बैंक कहता तू घबरा ना, हर चीज का आसरा बैंक होता है इंडिया में। कहते तू मेरे पास आ जा, 2 महीने की जो तेरी डिस्काउंट या इंटरेस्ट कटेगा ना, वो हम काट लेंगे, बाकी तेरे को पैसे दे देंगे। अब निकालो 5000 का 10% इंटू 2/12, 500 500। समझ लो मैं वैसे ही लिख देता हूं यार, आएगा तो नहीं, वैसे मैंने वैसे ही लिख दिया, समझ लो 200 रुपए आ गए। ठीक है, मैंने वैसे एज्यूम कर लिया। दिव्या अब इधर देखो, अब मेरे को बताओ बैंक ने कितने पैसे दिए होंगे ए को? दिया इधर 180 रुपए यार, हाँ कितने पैसे दिए होंगे? 4800 रुपीज ए को दे दिए होंगे। ए कहता चले यार, मेरा एक तरह से 200 रुपए का ही नुकसान हुआ, बाकी पैसे तो मेरे को मिल गए ना। अब बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास, क्योंकि ए की कस्टडी में थोड़ी है। अब बैंक थोड़ी ना बेवकूफ है, बैंक कहेगा पहले बिल तो लाना, कल को जब बी से पैसे लेने देगा, जिसके पास बिल होगा बी तो उसी को पैसे दे के आएगा ना। अब लास्ट में 5वें नंबर पे बी क्या करेगा? बैंक को पैसे दे आएगा। कितने? ये बैंक को पे कर देगा 5000 रुपए। यार 48 ए क्यों, बी क्यों देगा? बी ने तो 5000 रुपए देने हैं, बी क्यों 4800 देगा? फिर बैंक को क्या फायदा हुआ? इसका मतलब मैं पहले ही कह रहा था, आप लोग कहानी में अपडेट नहीं हो, एक्टिव नहीं हो रहे आप। ध्यान से सुनो यार, बैंक बैंक क्या मतलब कोई डोनेशन करने के लिए बैठा है ना? बैंक 2 महीने पहले 4800 रुपीज देगा और बी से भी 4800 रुपीज लेगा क्या? बी के लिए तो कोई नुकसान नहीं है ना, बी को तो 3 महीने बाद 5000 रुपए देने थे, चाहे वो ए को दे, चाहे बैंक को दे, चाहे भिखारी को दे, चाहे गरीब को दे, किसी को मर्जी। बी ने तो अपने 5000 का कर्जा उतारना है। बैंक इसमें मिडल मैन बन के क्यों आया? क्योंकि बैंक को 200 रुपए कमाने का मौका मिला। अगर आप बैंक से 200 रुपए के छीन लोगे, फिर तो हर बंदा बिल लेके बैंक के पास पहुंच जाएगा। तो जब चौथे नंबर पे देखो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन, जब बैंक ने ए को पैसे दिए थे, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड करवाना। बिल डिस्काउंटेड का मतलब होता है आप अपना बिल कुछ महीने पहले, जब आपको पैसे मिलने थे लेकिन आपको इमरजेंसी फंड की नीड है, बैंक के पास जाते हो और बिल डिस्काउंट करवा के लेके आ जाते हो। उसका मतलब होता है कुछ डिस्काउंट के बदले में आप बाकी पैसे ले आते हो। बैंक ने कितनी डिस्काउंट काटी थी? 200 रुपए। कितने पैसे दिए थे ए को? बी ने बैंक को कितने पैसे दिए? बैंक को 200 का फायदा हो गया। बैंक का काम ही यही होता है, इंटरेस्ट कमाना।
बैंक की जो दुकान है, बैंक की कौन सी दुकान है? पैसों की दुकान, लोन की दुकान, और लोन की दुकान का काम होता है इंटरेस्ट कमाना। अब जब 5वें नंबर पे बी पैसे देने जा रहा था ना बैंक को, शुरू से लेके तीसरे महीने के एंड में, तो बी पैसे देने गया ही नहीं एक्चुअल में। कहानी थी ये, जब बी एक्चुअल में पैसे देने नहीं गया बैंक को, बैंक बी को जानता है? बैंक बी को थोड़ी जानता है, बैंक तो ए को जानता है। तो बैंक ने ए को फोन घुमाया, कहता हे ए, आपका जो बी था ना वो पैसे देने नहीं आया, इसलिए आपका चेक बाउंस हो गया। सुना हुआ है बाउंस चेक? केस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्रॉस, ठीक है, बाउंस हो गया चेक, इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर हो जाना। क्या बोलते हैं इसको? कब? जब बी, जिसने सच में पैसे देने हैं, वो बैंक को पैसे देने नहीं गया, ठीक है, लेकिन बैंक तो अपने पैसे दे चुका था ना ए को, तो इसको बोलते हैं चेक बाउंस हो जाना, यानी कि बिल डिसऑनर हो जाना। तो फिर बैंक बी को नहीं फोन करेगा, बैंक किसको फोन करेगा? ए को, क्योंकि उसने तो 4800 ए को दिए थे, ठीक है। तो वो ए को फोन करेगा, अपने पैसे दे के जा मुझे। ए कहता चलो, अब गारंटी तो बीच में मेरी थी ना, मिडलमैन। अब 5th नंबर पे, 5th नंबर पे ये पे नहीं कर पाया, तो मैंने कर दिया क्रॉस। इसको क्या बोलेंगे? डिसऑनर हो जाना। क्या बोलते हैं इसको? बिल डिसऑनर हो जाना, जिसको आप प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलते हैं चेक बाउंस हो जाना। फिर 6वें नंबर पे क्या कहानी आई? बैंक ए के पास गया 6th नंबर पे, कहता अब तू मुझे पैसे दे। कहता ले जो अपने 4800। 2 थप्पड़ और खाए, पहले 20 से गालियां खाई थी ना, 2 थप्पड़ और खाई। बैंक कहेगा मैं क्यों घाटा खाऊं, मैंने तेरे को 4800 दे दिए थे ना, मेरे 2 महीने की डिस्काउंट थी। तो ए को पे करने पड़ गए बैंक को 5000, जो बी पे नहीं कर पाया, क्योंकि बैंक कह रहा है मेरे को मेरे 5000 दो। ए और बी का तुम्हारा आपस का झगड़ा, अपने आप सोल्व करो। कहाँ 400 का नुकसान हुआ? कोई 5200 अभी चलेगी कहानी, अभी कहानी पूरी एंड तक खत्म नहीं हुई, अभी तक 200 का ही नुकसान है। 4थे नंबर पे ये बैंक से 4800 रुपीज लेके आया है। 6वें नंबर पे उसने बैंक को 5000 दिया। कहानी बड़ी सिंपल चल रही है, 200 का ही नुकसान हुआ है, अभी सिर्फ 200 का ही नुकसान हुआ है। ए ने बैंक को अपने 5000 रुपीज दे दिए, 4800 ले भी तो चुका था ना, तो 200 के नुकसान पे है। अब ए ने फिर से बी को फोन घुमाया, उसको सुनाई खरी खोटी गालियां, ऐसी ऐसी गालियां सुनाई जो मैं सुना भी नहीं सकता। कहता तू बैंक को पैसे देने नहीं गया, ठीक है, तो अब तू मुझे पैसे दे, मैंने बैंक को 5000 दिए हैं। तो बी क्या करेगा? थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके 50 रुपए ए को सारे पैसे देगा। लेकिन यहाँ पे ए को कितने पैसे दे रहा है? देखो डिसओनर के बाद 60 पैसा, क्योंकि बी बेचारा, बी कहता जब ए ने बी को दोबारा फोन किया 7वें नंबर पे, इनकी चर्चा जब 7वें नंबर पे चली, बी ने ए ने बी को फोन किया, कहता तू बैंक को पैसे देने नहीं आया, मुझे पैसे पे करने पड़ गए। कहता है तू मेरे को पैसे दे के जा वापस मेरे 5000 पे, तूने तो मेरे से सामान लिया ना, बैंक को पैसे नहीं दिए, बैंक मेरे से ले गया, अब तू मेरे को मेरे 5000 पे दे के जा, हमारा हिसाब खत्म हो जाएगा। कहता मिस्टर ए जी, ओ जी, तुम सुनो जी, अगर मैंने पैसे बैंक को ही देने होते तो मैं बैंक को ना दे आता, तो मेरे को पैसे हैं ही नहीं, मैं कहां से दे के जाऊं, मैं तो दिवालिया हो गया हूं, मैं तो लॉस में चल रहा हूं। अगर मेरे पास पैसे होते क्या मैं बैंक को पहले ना दे आता? सोच के देखो। कहता मेरे पास फिर भी चलो एक आखिरी ऑप्शन है, मेरे पास सिर्फ 60 पैसा। 60 पैसे का मतलब क्या होता है? 60%। आई जस्ट हैव 60%। 60% लेना है तो बात करो, नहीं तो फोन रख दो, जो केस करना करो। केस करने के पैसे किसके लगेंगे? ए के। वकील को हायर करेगा, कोर्ट कचहरी जाएगा, दुकान छोड़ेगा, टाइम वेस्ट करेगा। तो बताओ ए के लिए समझदारी क्या है? जब बी ने सीधा बोल दिया, कहता 60% पैसा लेना है तो मैं अपने बंदे को भेज देता हूं, केस करना है तो केस कर दे। तो ए के लिए समझदारी की बात क्या होगी? वो कहेगा यार 60% पैसा दे, बात खत्म कर। तो उसके बाद बी जो है ए को 60% पैसा देगा, 5000 का 60% क्या होता है? 3000 पे। अब ये कहानी याद रखना, यहां पे भी काम आएगी, आगे बहुत सारे एंट्रीज में और बड़े सारे चैप्टर्स में भी काम आएगी, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई है क्या है? अब आपको वो एंट्री समझ में आएगी, मैं एक बार एंट्री पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से देखना। ए बिल रिसीवेबल, एक बिल था बिजनेस के पास, ठीक है, हमेशा बिजनेस के पास 5000 का, रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, बिल तो कस्टमर से ही रिसीव्ड होगा ना, फ्रॉम मोहन। हमारी कहानी में मोहन कौन है? मिस्टर बी। हमारी कहानी में मोहन मिस्टर बी हो गया ना। एंड द बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बेचारा बैंक से डिस्काउंट भी करवाया था, 5000 रुपए ले भी आया था। बट मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, वो तो हो गया दिवालिया, मेरे को तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब भी डिस्काउंटेड वाला बिल इंसॉल्वेंट होगा, इंसॉल्वेंट का मतलब लिखो पहले डिसओनर, पहले इंसॉल्वेंट का मतलब लिखो डिसओनर एंड फर्स्टली
बिजनेस विल पे फुल 5,000 टू के बाद खाली स्थान भरवाओ मुझे, टू डैश, ये हो गया डिसओनर। अब भी अगर किसी को नहीं समझ आया 15 डंडे लगेंगे। बिजनेस विल, फर्स्टली भी लिखवा दी मैंने वर्ड, फर्स्टली बिजनेस विल पे फुल 5,000 टू बैंक, पहले पूरे के पूरे पैसे बैंक को देने पड़ेंगे, एंड देन, हाँ, एंड देन रिसीव 3,000 फ्रॉम मोहन। लिखो इसको पहले, ये है कहानी। मतलब सर एक एंट्री में देखा जाए तो 2 एंट्रीज पड़ गई। पहले मुझे 5,000 रुपये पे करने हैं, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, फिर 3,000 रुपये मिलेंगे, बिजनेस के लिए इनकम हो गई। तो पहले 5,000 की कहानी सोचो, क्या जनरल एंट्री बन सकती है? 5,000 पे करने हैं मुझे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाओ, रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाओ, टू बैंक, ब्रैकेट में बी आर डिसओनर। कहानी याद रखना, क्लास के बाद आज इसी कहानी का पहले ओरल टेस्ट चलेगा, क्योंकि ये वाली एंट्री पेपर में आती है। अदरवाइज मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं आपके 7-8 मिनट इस पे लगा दूं। समझ में आ गया? ये कहानी किए बिना, क्योंकि हर एंट्री में दिशा अलग ही आती है, कभी फुल अमाउंट हो जाती है, कभी 30%, कुछ भी। पहले मुझे पे कितने पड़ गए? 5,000 पे, बैंक के क्रेडिट में करके बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में बी आर डिसओनर। ₹5,000 मुझे पे करने पड़ गए। उसके बाद मुझे कस्टमर से कितने मिल रहे हैं? 3,000। उसकी जर्नल एंट्री सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बोलो एक बार सारे, पैसे मिल रहे हैं ना बैंक अकाउंट के डेबिट में, तो बैंक अकाउंट तो मेरा चल रहा है, लिख दो टू रियलाइजेशन। 60% ऑफ 5,000 कितना होता है? 3,000 रुपये। आया जी समझ? उसके बाद रियलाइजेशन के क्रेडिट में भी कर दो, क्योंकि एंट्री बन रही थी बैंक टू रियलाइजेशन, तो बैंक के डेबिट में कर दिया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में कर दो, बाय बैंक 60% ऑफ 5,000, 3,000 रुपये। पूरे चैप्टर की सबसे मुश्किल ट्रांजैक्शन यही है, इससे मुश्किल कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी मुश्किल ट्रांजैक्शन आएगी बी आर और डिसओनर वाली आएगी। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है बी आर डिसओनर को कैसे याद रखना है। कहानी मैंने पूरी समझा दिया है। अगला पॉइंट बोलो। बहुत सौखी है। टू बी पेड, थोड़ा सा जोश दिखाओ यार। क्रेडिटर्स टू बी पेड 1,500 डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स टोटल कितने के हैं? नहीं किसी को समझ आता ना, अपने रियलाइजेशन में देख लिया करो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो बाकी कितने? 28,500। जर्नल एंट्री बोलो इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 28,500, और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर 28,500। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। लाइबिलिटीज ढूंढो, क्या कोई लाइबिलिटी पेंडिंग है जो हमें पे करनी है? बैंक ओवरड्राफ्ट वो तो खत्म हो गया, क्रेडिटर्स खत्म हो गए, बिल पेबल खत्म, बीज वाइफ लोन ये हो गया था, बीज वाइफ लोन हो गया था। अच्छा टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। रियलाइजेशन का आंसर निकालो, बुक के साथ मैच नहीं करेगा जी आप लोगों का। बड़ी मुश्किल ट्रांजैक्शन है, मेरे को खुद करनी पड़ेगी ये तो, और वो भी अपने आप करनी पड़ेगी। रजत आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, महक क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट का रजत और महक, और दिया दिव्या डेबिट का। क्रेडिट का 144,600, डेबिट का आएगा 191,500। डेबिट का 191,500 इज राइट आंसर। अभी मेरे को पता नहीं है क्रेडिट का कितना है, इसलिए मैं अभी साइड पे लिख रहा हूँ। किसी ने क्रेडिट का कर लिया? महक और रजत।
1 गलत है, दिया आप निकालना। मेरा ये आ रहा है, 1 3 4 6 ये भी गलत है, मेरा कुछ और आ रहा है। 3 अलग अलग आंसर। बीइंग अ टीचर आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। आपका कोई और आ रहा है? 30,000 और 10,000 40 40 रजत आपने निकाला नहीं? 80 80 और 10 90 90 एक मिनट 7 और 3 10, 10 से 11, 51 51 और 45। 40 40 80 80 और 10 90। अरे आराम से 90 भैया मेरा बस सिर्फ एक डाउट आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है 6000। आप एक बार चेक कर लो 96,000 174600 आ रहा है। बस मेरा यही रहा। आपका कितना आ रहा था? आपने पहले 144 नहीं बोला था? दोबारा करके अब ये आ रहा है 176400। इसका मतलब मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम, तो बाय लॉस बच रहे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। 174 हाँ हाँ, रजत देख लो आपकी स्पीड, लड़की आपसे आगे निकल गई। ऐसे कराओगे यार? तो एज वो, ये तो सब वो चीजें होती हैं। 191 500 माइनस क्या था दिव्या? 174 6 नहीं। नहीं 174,600। तो आंसर आ रहा है 16,900। अब इसको बांटो 2 2 1 में, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। बुक के साथ आंसर मैच नहीं करेगा। मुश्किल ट्रांजैक्शन आपसे नहीं हो पाएगी, मैंने कर दी। 3380। इसका कुछ करना होता है इस वाले लॉस का? किस तरफ? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट तरफ। टू रियलाइजेशन लॉस क्या था? 6760 तीसरे का क्या था? 3380। और टोटल यहाँ पे आ रहा था 191,500 191,500। टोटल लॉस हो गया ये वाला 26,380 है इसका सी का। 26,380। 24,760 22,760। पहले मैं इधर तो आंसर लिख ही देता हूँ सी का, तो बाय बैंक 80,000 टोटल है बी का। 22,760 है। ए का देखना 76,000 है, हाँ जी 76,000। और टू बैंक इसका बी का आ रहा है, मतलब डेबिट का वो आ रहा है 22,760। आंसर बता रहे हो लास्ट? माइनस कर टू बैंक। हाँ माइनस करके आंसर कितना आ रहा है? नहीं नहीं, अरे उसने डेबिट साइड में प्लस कर रहा है 22,760। कुछ मत करो, तुमसे कुछ नहीं होएगा। सही हो गया। यस कर सकते हो। हाँ करके दे दो 51,640 ए का 51,640। हाँ मेरे को तो ये आंसर बताया करो। एक बार चेक कर लो क्या फायदा फिर? देख भैया कि कहीं गलत हो जाए। 51,640 ठीक है, दूसरे का लिखो, आंसर्स लिखो। लिख लिया बस अब ये वाले आगे कैश बुक में लिखो। 2 वाली साइड आ जाएगा सी का। 26,000 और बाई में एस कैपिटल और कितना? 51 और बी का क्या था? 57,240। रजत अब करके दिखाओ टोटल जल्दी। आप लड़कों की नाक ना कटवा देना यार, डेबिट साइड का टोटल करो जल्दी। 460 ना। अरे उसको देखना दोबारा बेहोश तो नहीं होगी। 14638। उसको थोड़ा वहां सांस बोलना, उसको बोलना बोले। हाँ ऐसे बोलते रहा करो चाहे हूँ करके, ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चा बेहोश नहीं है। 14638 किस साइड का? मैंने डेबिट का नहीं है, क्रेडिट का नहीं है। ठीक है रजत यार, क्या फायदा यार रजत, ऐसे करेगा अब तू?
थोड़ा जोश दिखाया अगर। पता ही लग रहा है जैसे ये है ना, इन दोनों को टोटल बड़ी बड़ी हाँ पहले बड़ी बड़ी रकम कर दो। फिर बाद में जब वो टोटल मेन करना तो उसके बाद छोटी छोटी यस दिस इज ऑल्सो माई ट्रिक। जल्दी निकल जाता है। चलो जी ये हो गया। टोटल लिखो, बुक के साथ देखो टोटल मैच हो रहा है हमारा क्या। 4000 बस उसका ही मैथ है, रियलाइजेशन बाकी सभी का मैथ। ओके कौन सा चाहिए? चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिर्फ रियलाइजेशन है। वो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट को ट्रीटमेंट हमने अलग कर दी ना, वैसे आंसर सेम ही होएगा। आगे आशीष करने वाला, अरे उसको देखो वो ठीक है कि नहीं है। करनी है क्लास आगे कंटिन्यू करनी है, एक क्वेश्चन या जाने। अब जाओ, आप इकट्ठे आए हो, जाओ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही है बस। नेक्स्ट है उसका, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाना है, उसमें फुल फ्लैज भी नहीं है क्वेश्चन। आशीष एंड कनव वाला बस सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है। आशीष एंड कनव आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ध्यान रखो, थोड़ा सा रेस्ट करो आप। क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मिसिस आशीष लोन। देखना पार्टनर्स के नेम बताना क्या थे। पहली लाइन देखो ना, उससे अगला क्वेश्चन आशीष एंड कनव, तो मिसिस आशीष आउटसाइडर हो गई। कनव्स लोन ये हो गया पार्टनर का लोन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व हो गया। जब भी ये दिया हो ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसके सामने देखा करो इन्वेस्टमेंट है पड़ी, तो दोनों रियलाइजेशन में आ जाएंगे। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ये क्या है हमारा लॉस, डेबिट वाला बैलेंस हो गया लो। बनाना क्या है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो पहले सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे। न्यू बुक में क्या नंबर है ये इलस्ट्रेशन का, 10th। रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले एसेट्स को बताओ, एसेट्स कौन कौन सी हैं। एसेट डेबिट वाली साइड पे आ जाएंगी, ऊपर लिखो डेबिट क्रेडिट, कॉर्नर पे लिखते हो डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एसेट बताना कौन सी है। पहली बैंक है, बैंक को तो अपन ने बनाना नहीं, इसलिए पहली एंट्री बच जाएगी स्टॉक। स्टॉक के बाद डेटर्स के बाद फर्नीचर के बाद फर्नीचर के बाद प्लांट, प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट के बाद वो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। मेरे को अमाउंट बता दो, स्टॉक कितना था। 24,000 है। 2,10,000 ठीक है। लाइबिलिटी साइड पे बताओ पहली आइटम क्या है, बाय क्रेडिटर्स 42,000। इसमें से माइनस करेंगे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट माइनस करेंगे मतलब क्या हो गया, अलग आइटम है बाय प्रोविडेंट फंड। बोलो कितने कितने 60,000। अगली आइटम बोलो, आशीष का लोन ये नहीं आएगा। मिसिस आशीष आएगा यार, आउटसाइडर लोन है। बाय मिसिस को कैसे लिखते हैं, MRS, मिसिस आशीष, मिसिस आशीष लोन हो गया कितना 9,000 पे। अगली आइटम क्या है, कनव लोन, कनव पार्टनर है तो उसका नहीं आएगा। आगे WCR नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड हो जाता होता है। इन्वेस्टमेंट फंड आएगा, क्योंकि हमने डेबिट साइड पे इन्वेस्टमेंट लिखी है, तो इसका रिजर्व यहीं पे आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना 4,000। बस खत्म हो गए ना। हाँ अब पहली एडजस्टमेंट पढ़ो। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, आशीष एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर एंड पे ऑफ। पिछले जैसे ही है ना, सेम। जब एसेट टेक ओवर कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन मतलब बाय में, हाँ बाय बाय आशीष कैपिटल। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कितने पे ले रहे हैं
38 पे, और जो मिसिज आशीष का लोन भी वो 2 वाली तरफ आ जाएगा। 2 आशीष कैपिटल, लोन टेक ओवर करके जा रहा है वो 9,000 का। पहली एंट्री हमारी खत्म हो गई। आगे एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट वाली साइड आ जाएगा बाय बैंक। पहली आइटम क्या है, कितने में, बाय डेटर हो गया 18,500। दूसरी आइटम क्या है, प्लांट 10% मोर है, तो प्लांट ये दिया हुआ है 2,10,000 का। 2,10,000 का 10% क्या होता है, 21,000। 2,31,000 बिल्कुल ठीक है, 2,31,000। अगली आइटम बोलो। एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो पहले 40% निकालो स्टॉक का, फिर उसमें से 20% माइनस कर देना। देखो निकाल पाते हो, पढ़ लो पढ़ लो। 40% स्टॉक एट 20% लेस वैल्यू, तो पहले उसका 40% निकालो स्टॉक का। 20 तो दिया ही नहीं हुआ, पहले 40 है ना। पहले स्टॉक का 40% क्या बनता है रजत, स्टॉक का 40% 9600। इतने का स्टॉक उठा रहे हैं लेकिन 20% लेस वैल्यू पे। अब 9600 का 20% निकालो, 9600। इसमें से लेस कर दो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितनी है, 20% ऑफ 9600, ये 19-20 बनता है, तो 19-20, तो वैल्यू कितनी बच जाएगी फिर, 2000 गए तो 7680, जी हाँ, तो 7680 पे वैल्यू आएगी। कनव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय कनव कैपिटल, ब्रैकेट में आ जाएगा स्टॉक, बाय कनव कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक 7680, बिल्कुल ठीक है। रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, जो बाकी का रह गया मतलब 9600 माइनस करेंगे ना। यस, बहुत बढ़िया, क्योंकि पहले आपने 40% निकाला। मैं सिंपल बताता हूँ, देखो सबसे सौखा तरीका, इधर देखो 24,000 का 60% निकाल लो। 40% पहले निकाल लिया ना, अब 60% निकाल लो। यार 40% पहले बंदा ले गया तो बाकी तो 60% बच गया ना, 14,400। जिसको दूसरा तरीका सीखना है वो 24,000 में से 9600 माइनस कर दो, वो भी 14,400 आएगा। कोई भी तरीका लगा लो, मैथ है। 2 + 2 भी 4 होता है, 3 + 1 भी 4 होता है। तो 14,400 का हमने क्या किया है, बेच दिया लेकिन 10% गेन पे। अब 14,400 तो 60% के बराबर था ना जो बच गया, इसमें ऐड कर दो 10%, तो इसका 10% होता है 1440, 15,840 पे, 15,840 पे बेचा है हमने, तो बाय बैंक। स्टॉक बेचा है, बाय बैंक ब्रैकेट में स्टॉक 15,840। उसके बाद पढ़ो आगे, पॉइंट नंबर 4, क्रेडिटर्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, नो एंट्री। जब भी कोई लाइबिलिटी कोई एसेट को टेक ओवर करके जाए, नो एंट्री। और बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, मतलब बिजनेस ने ठेका दे दिया, किसको ठेका दिया, कनव को, कितने में, 12,000 में। 12,000 में ठेका दे दिया कि मैं तेरे को 12,000 दूंगा, ठीक है, बाकी तू कर। अब उसने कितने खर्चा किया है, वो तो उसकी मर्जी, जितना मर्जी करे, उसके एक्चुअल खर्चे से कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी और कनव की बात करो, कंपनी और कनव में कितने का एग्रीमेंट हुआ है, तो बिजनेस का खर्चा 12,000 है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कनव कैपिटल, टू कनव्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखो रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन, क्योंकि कंपनी का खर्चा तो ये हुआ ना 12,000 पे, समझ में आ गया। उसके एक्चुअल खर्चे कितने हुए हैं कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी करिए मैंने तो 12,000 दे दिए, बस खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कभी खत्म होता, एडजस्टमेंट खत्म हुई है। अब लाइबिलिटीज ढूंढो, क्या कोई लाइबिलिटी ऐसी रहती है
क्रेडिटर्स को हमने पे नहीं किया, कर तो दिया यार। किया तो चौथे नंबर पे देखो, फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ो आप। ये क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, अब उसको पैसे थोड़ी दोगे दोबारा, और ढूंढो। क्या इधर से देखा करो यार, मैं आपको सोखा तरीका बताता हूँ। इधर से देखो पहले, क्रेडिटर्स हो गया था, हो गया। मिसिस आशीष का लोन टू कवर हो गया, तो बाकी प्रोविडेंट फंड रह गए, इनको पे करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। लाइबिलिटी को छोड़ नहीं देना, नहीं तो घर पे आ जाएंगे वो पैसे लेने। टू बैंक ब्रैकेट में पीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना था, 60,000। तो मेरी ये लाइबिलिटी भी खत्म होगी। अब आंसर निकालेंगे हम, बस खत्म। इस साइड तो करेगा अपने। बस ये कर लो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 426,020। आपने कर दिया 426,020, और डेबिट साइड में से माइनस करके आ रहा है, प्रॉफिट बच रहा है इस क्वेश्चन में। तो 2 प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 20020, और इसको बांटो आशीष में और कनव में। बांटना इसको कितना बनता है, रेशियो आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है 3:2। 20,020 का 3/5, 12,012, 8,008, ये बन रहा है। लिखो इसको। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में आया प्रॉफिट।